मीडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सविमान और आज हाज़िर हूँ बहुत सारी जानकारी लेके हेल्थ मैटर्स पे। हेल्थ मैटर्स यानी कि स्वस्थ ही सब कुछ है, स्वस्थ रहना सबके लिए ज़रूरी है। दोस्तों कहते हैं संसार में सबसे ज़्यादा सुखी वो इंसान होता है जो स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है, ये कम ही लोग समझते हैं। आजकल की भागम-भाग की जो ज़िंदगी चल रही है, उसमें लोग भूल जाते हैं कि स्वस्थ कितना ज़रूरी है। स्वस्थ रहना सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जो लोग खाने-पीने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और वॉक नहीं करते हैं, तो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम उनको होने लगती है। तो इसी तरह जब हम लापरवाह हो जाते हैं तो हमारे अंदर बीमारियाँ घर कर लेती हैं और ये बीमारियों में भी एक सबसे बड़ी भयंकर बीमारी जो आजकल चली हुई है डायबिटिक। डायबिटिक या मधुमेह कहें तो वो जो बहुत ही ज़्यादा हो रही है उसका क्या रीज़न है, कैसे क्या होता है? तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं श्रीमती अनीता सिंह मारजी, जो कि कनाडा की एक कंपनी में कनाडा की हेल्थ केयर कंपनी में डायटीशियन हैं और उनका जो प्रोफ़ेशन है वो यही है कि वो डायबिटिक एजुकेटर हैं, जो कि बहुत अच्छी हमें जानकारी देंगी। आइए अनीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया। हाँ जी, अनीता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आपकी जो बहुत अमूल्य जानकारी है वो आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि आप कैसे मतलब बता सकती हैं कि जैसे कि ये जो बीमारी है डायबिटिक, ये क्यों और कैसे हो जाती है लोगों में? ये लापरवाही है या जेनेटिक है? ऐसा कुछ आप हमें बताएँ। इसके एक ही लाइन का जवाब इस सवाल का होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो डायबिटीज़ है ये ज़्यादा बहुत सारे रीज़न्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं और उसमें से कुछ ऐसे हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे मैं कहूँ कि भी एज यू ग्रो ओल्डर द मशीनरी इज बिकमिंग ओल्डर सो यू गेट डायबिटीज। जो कट ऑफ एज थी पहले हम बोलते थे भी 40 साल की उम्र के बाद यू हैव टू गेट स्क्रीनिंग मोर ऑफ्टन, बट अब तो कट ऑफ एज जो है ना, हम 18 साल में भी ये टाइप 2 डायबिटीज देखते हैं, 9 साल में भी देखते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र एक कारण है जो आपका कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। फिर अगर किसी को उसकी फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स जो है वो भी बड़ा रोल इसमें अदा करती है, तो उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ फैक्टर ऐसे जो आप कंट्रोल कर सकते हो, मान लिया आपका हैवी वेट है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, वो चीज़ें जो हैं वो आप थोड़ा उसके ऊपर आपका कंट्रोल है टू सम एक्सटेंट। फिर यहाँ क्योंकि मैं बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन के साथ काम करती हूँ, यहाँ पर जो वाइट लोग हैं उनको कम रिस्क, लोअर रिस्क पर हैं, लेकिन जितने भी पीपल ऑफ कलर हैं, ब्राउन, ब्लैक, वो सब ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं। तो इसके जितने ज़्यादा रिस्क आपके हैं उतना ही आपको अर्लियर वर्स्ट ये डायबिटीज़ आपको हो सकती है। जेनेटिक्स का जहाँ तक सवाल है भी 25% जैसे हम मान कर चलते हैं उसका असर है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आप उसको भी ओवरकम कर सकते हो। तो तो मतलब ये फिर कुछ हमें बताएँ। हाँ इस जी, फिर अगर ये लोगों हो में जाती होती है है। तो फिर इसके लक्षण क्या हैं? कैसे मतलब एक पेशेंट डायबिटिक होने के बाद या जैसे उसकी शुरुआती होती है तो कैसे पता लगता है कि डायबिटिक हो रहा है? तो जो यहाँ हम लोगों को जो सलाह देते हैं कि भई एक तो अपना आप रेगुलर चेकअप करवाएँ, जो भी हम यहाँ बोलते हैं भई ईयरली जो आपका चेकअप है, कोई ज़रूरी नहीं है जब आप बीमार हो तभी डॉक्टर के पास जाओ, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपको रेगुलरली करवाने चाहिए। जैसे यहाँ पर जो कट ऑफ एज है वो 40 साल है, 40 साल के बाद डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। अगर आपके पास रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, आप हेवी वेट हो, उस हाई रिस्क पॉपुलेशन से आप बिलॉन्ग करते हो या आपको दूसरी मेडिकल कंडीशंस, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, तो आपको अर्लियर भी डॉक्टर आपका टेस्ट शुरू कर देता है और फिर उसके बाद एवरी ईयर और एवरी 3 ईयर डिपेंडिंग ऑन ऑल अदर फैक्टर्स वो आपकी स्क्रीनिंग करते हैं। और आपकी जो ये रिस्क फैक्टर उसमें स्क्रीनिंग तो 18 साल पर भी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीनिंग
स्क्रीनिंग करते रहना चाहिए। सेकंड जो उसके लक्षण हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिक सिम्पटम्स। क्लासिक सिम्पटम्स का मतलब है कि वो सब में नहीं होते। कई बार कोई भी किसी तरह का सिम्पटम नहीं होता और आप किसी और रीज़न के लिए डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बताता है, "ओह! आपको तो डायबिटीज़ है।" तो जो क्लासिक सिम्पटम्स हैं वो सबको नहीं होते, लेकिन जो वेरी कॉमन वन्स हैं वो ये है कि भई आपको प्यास बहुत लगेगी, आप पेशाब करना बहुत जाओगे, आपको वीकनेस महसूस होगी, आपकी आँखों के आगे भी आपको जाला-सा नज़र आएगा। ये कुछ ऐसे क्लासिक आपका बिना ही चाहे वेट भी कम उसमें हो जाता है, तो कुछ ये ऐसे सिम्पटम्स हैं, अगर ये हैं या फिर एक और अगर आपका कोई घाव है तो वो जल्दी आपका ठीक नहीं होता, वो भी एक सिम्पटम है डायबिटीज़ की वजह से। तो ये कुछ ऐसे हैं, मगर ये ना भूलें कि कई बार कोई भी सिम्पटम नहीं होता और आपको डायबिटीज़ हो जाती है, तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि स्क्रीनिंग कराना ही सबसे बड़ा उपचार है, ताकि टाइम पे पता लग जाए और फिर इसका निदान भी शुरू हो जाए। तो आप हमें कुछ बताएँ कि जैसे अगर हो भी गई है, यानी कि पेशेंट बन गए हैं, फिर उसका निदान कैसे शुरू किया जाए? कैसे उसका उपचार शुरू किया जाए? किन-किन चीज़ों से बचना चाहिए या कैसे आपकी रूटीन फ़ॉलो करनी चाहिए? तो जैसे मान लिया डायग्नोसिस जो है डॉक्टर के ऑफिस में होता है, ये मैं आपको एक ज़रूरी बात ये इन एडिशन बताना चाहती हूँ कि अगर क्योंकि डायबिटीज़ बहुत प्रेवलेंट है, घर-घर में है या रिश्तेदारों में है, वेरी क्लोज़ फ्रेंड्स में भी है। तो एक वो जो घर पे टेस्ट करने की मशीन हम उसको ग्लूकोमीटर कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं वो अपने रिश्तेदार का, अपने किसी फ्रेंड का ऐसे ही इस्तेमाल करके एंड दे आर क्यूरियस कि भई मेरा नंबर क्या है? तो मैं एक तो ये बताना चाहती हूँ कि ये जो डायग्नोसिस है ये डॉक्टर के ऑफिस में ही होती है, ये आपको घर पे डायग्नोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ग्लूकोमीटर है वो वेरी रफ एस्टिमेट है, वो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए है। अगर एक ही ड्रॉप को दोबारा आप टेस्ट करोगे तो नंबर इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, दैट डिफरेंट इट इज़। इवन इफ द नंबर्स आर 15% लोअर और हायर, it still is considered as a correct meter. सो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। जो डायग्नोसिस है वो जो लैब में आपका टेस्ट होता है, जो आपकी ब्लड ड्रॉ करके उसको टेस्ट करते हैं, वो ही एक्यूरेट टेस्ट है और डॉक्टर के ऑफिस में वो होना चाहिए, आपको खुद डायग्नोज नहीं करना। एक तो ये था। दूसरी बात, जब आपको मान लिया डॉक्टर ने बोल दिया, उसकी भी स्टेजेस हैं। एक स्टेज में हम बोलते हैं नंबर देर नॉट एज बैड एज वन यू हैव डायबिटीज, तो उस स्टेज को हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। तो वैसे तो जब आप स्क्रीनिंग टाइम से करवाते हो तो डॉक्टर आपको पहले ही बोलना शुरू कर देगा कि ओ आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल बदलिए, आपको थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा खाने का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा वेट का, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का, थोड़ा अपने ब्लड प्रेशर का, जो भी अगर कोई और कंडीशन है उसका ध्यान रखना चाहिए एट प्री डायबिटीज। यू डू नॉट हैव डायबिटीज बट यूर एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज। सो सेकंड, जब नंबर्स आर वो हाई इतने हो जाते हैं कि डॉक्टर फिर बोलता है कि आपको डायबिटीज है। तो मैम इसका निदान कैसे शुरू किया जाए? मतलब पता लग गया डायबिटिक है, तो उसका निदान या उपचार कैसे किया जाए? आप हमें ये बताइए। तो निदान में तो ये है कि भई डॉक्टर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। वो डॉक्टर आपको बताएगा कि भई आपको दवाई से शुरू करना है या डाइट कंट्रोल्ड 6 मंथ, 3 मंथ्स का पीरियड देगा कि भई अगर आपका इस तरह से है, कुछ वेट कम कर सकते हो या डाइट कंट्रोल, लाइफ़स्टाइल बदल सकते हो, तो वो होएगा। उसमें मेडिकेशन से अगर डॉक्टर ने शुरू करना है तो ये जो भी जिस हिसाब से डॉक्टर ने बताया आपको उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार मेडिकेशन मुझे नहीं लेनी है और वैसे ही ठीक करना है, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि भई मैक्सिमम जो डेथ है डायबिटीज़ के पेशेंट्स की हार्ट डिज़ीज़ से होती हैं। तो हार्ट के लिए वो बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो डॉक्टर ये नहीं चाहता कि आपके जो हाई ब्लड शुगर है वो लंबा टाइम तक बनी रहें, तो उनको नीचे लाना ही लाना है। तो कई बार हो सकता है कि डॉक्टर की जब आप बात नहीं मानते और आपको लगता है कि मैं डाइट और एक्सरसाइज से ठीक कर सकता हूँ, वो डिले हो जाता है। इट्स अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट, सो यू हैव टू लिसन टू द डॉक्टर, दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इज, ये ऐसे नहीं है कि भी आपको सर में दर्द हुआ और आपने पेन किलर ले लिया, सर दर्द ठीक हो गया। इसमें जब डॉक्टर दवाई भी देता है तो आपका अपना जो एफर्ट है वो और डालना पड़ेगा। वो ऐसे ही एकदम से आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं आएगी, उसमें वो जो लाइफस्टाइल का रोल है। क्योंकि अगर आप समझे कि डायबिटीज है क्या, आपको ये क्लियर होगा
कि भई क्यों ये ज़रूरी है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल बदलें। जब बार-बार मैं ये वर्ड इस्तेमाल करती हूँ लाइफ़स्टाइल, ये कॉम्बिनेशन है आपकी डाइट एंड एक्सरसाइज़ दोनों का। आपको खाना-पीना भी ठीक करना और आपकी एक्सरसाइज़ भी ठीक करनी है। तो ये एंड लिसन टू द डॉक्टर। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहती हूँ इस डायग्नोसिस के मामले में, ये डायग्नोसिस आपको घर पे नहीं करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो होम टेस्टिंग लोग करते हैं, ग्लूकोमीटर इज इजीली अवेलेबल। आई डोंट नो अ होल लॉट अबाउट इंडिया, बट ओवर हियर वी ऑल हैव एक्सेस टू दोज ग्लूकोमीटर्स। तो वो जो मशीन है जिसमें घर पे टेस्ट करते हैं, वो वेरी रफ एस्टिमेट देती है। वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, डायग्नोसिस के लिए नहीं करते, क्योंकि अगर एक ही ड्रॉप को आप दोबारा टेस्ट करोगे तो नंबर इज गोइंग टू बी डिफरेंट, दैट इनकरेक्ट और दैट एस्टिमेटेड नंबर इज दैट। सो आपको उस पर नहीं जाना है और अपना खुद डायग्नोसिस नहीं करना है। जो करेक्ट नंबर है वो लैब में, जब आप विद ब्लड ड्रॉ करते हैं, लैब में टेस्ट होता है, वही करेक्ट नंबर है और उसी के बेसिस पर डायग्नोसिस होती है। और जब डायग्नोसिस हो गई तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर मानना है और फिर अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना है। मैम ने आपने ये जानकारी बहुत अच्छी दी है, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि अगर शुगर टेस्ट करने का मशीन घर में है तो चल भाई मेरा भी कर दो। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर आपको करवाना है तो और वहीं पे आपका ब्लड शुगर टेस्ट होएगा और एक्यूरेट नंबर तभी आएगा। मैम हाँ चलो, जी। अभी फिर आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी हमें लग रही है, हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा। और आप हमें ये बताएँ कि चलो डायबिटिक तो पेशेंट हो गया और टेस्ट भी निकला है, तो फिर उसका जैसे हम एक तो ये मेडिसिन आपने बताया कि डॉक्टर मेडिसिन दे तब ले, लेकिन उससे भी पहले की कुछ स्टेज ऐसी होती है कि मेडिसिन शुरू करने से पहले कुछ ऐसा किया जाए कि आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हो, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हो, तो वो कितने लेवल तक का या कौन-सा शुगर होती है कि जैसे कि वो रुक जाए वहीं पे, बिना दवाइयों के? देखिए, जब डायबिटीज़ में की एक स्टेज है, हम यहाँ पर अप टू सर्टेन नंबर्स हम उसको, उसका नाम है प्री डायबिटीज़। वहाँ पर हो सकता है बॉर्डर लाइन यूज़ करते हो, वी डू नॉट यूज़ दैट बॉर्डर लाइन वर्ड एनीमोर, क्योंकि या तो आपको डायबिटीज़ है या आपको नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। भई प्रेगनेंसी है, या तो आप प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट नहीं हो, बीच का कुछ उसमें नहीं है। तो वो जो स्टेज है उसको हम प्री डायबिटीज का हमने उसको नाम दिया है। भी नंबर आपके इतने हाई नहीं है जिसमें आपको डायबिटीज डिक्लेयर कर दें, मगर इतने लो भी नहीं है, नॉर्मल में आए। तो वो जो स्टेज है वो प्री डायबिटीज है। उसको मैं सिंपल वर्ड में अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि भाई ये स्टेज है, ये मोर और लेस रिवर्सिबल है। अगर आप अपनी एक्सरसाइज को सही कर लेते हैं और अपना खाना-पीना सही कर लेते हैं, अगर आपको वेट का इश्यू है, इफ यू आर एबल टू लूज़ सम वेट, एटलीस्ट 5% ऑफ योर वेट, तो वो जो है वो रिवर्स हो जाती है। वो यू कैन गो बैक टू द नॉर्मल स्टेज एज़ इफ यू डू नॉट हैव डायबिटीज़। एंड बहुत सारे लोग जो इसका ये जो चेंज कर पाते हैं, वो उसको बहुत लंबे टाइम तक उस डायबिटीज़ को डिले कर सकते हैं, जो उनके ग्राफ में है। अगर यूं ही आम शब्दों में मैं ये कहना चाहूँ कि भाई डायबिटीज तो ये पुराने जमाने में इसको बोलते थे अमीरों की बीमारी। अमीरों की बीमारी से सीधा मतलब ये था कि भाई उनका जो लाइफस्टाइल था, खाने को कुछ भी जो भी वो चाहे खा सकते हैं और एक्सरसाइज का ज्यादा उसमें उनके रूटीन में शामिल नहीं है। तो अगर हमारा ऐसा लाइफस्टाइल है तो ये हमारे मेजॉरिटी ऑफ अस वी हैव दैट इन आवर लाइफ ग्राफ। तो अब ये हम पर है कि हम उसको कितने लंबे टाइम तक डिले कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो जो स्टेज है वो रिवर्सिबल है। नाउ वंस यू हैव डायबिटीज, यू डॉक्टर हैव टोल्ड यू दैट यू हैव डायबिटीज, तो उतना डैमेज आपके जो पैनक्रियास की सेल्स में हो चुका है उसको रिवर्सिबल नहीं है वो। यू तो नाउ अब उसमें वो बोलते हैं ना भी जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखो। तो वो उतना ही आपका फंक्शन रह गया है, तो उसको ही आपको अब मैनेज करना पड़ेगा। तो यू मे हैव टू वर्क हार्डर देन बिफोर नाउ।
तो वो डाइट एंड एक्सरसाइज कैन ओनली गो दैट फार, और उसका भी आपको अपने डॉक्टर से जो है डिस्कस करके कि भाई मैं कितना लंबा टाइम तक इस पर चल सकती हूँ, और जैसे ही डॉक्टर को लगेगा कि भाई ये दिस इज नॉट हेल्पिंग, द नंबर्स आर नॉट कमिंग डाउन टू द टारगेट रेंज, देन यू स्टिल हैव टू टेक मेडिकेशंस, बिकॉज जब डॉक्टर मेडिकेशन बताता है तो उसने सारे उसके साइड इफेक्ट, प्रोज एंड कॉन्स वे कर लिए हैं आपके लिए. द डॉक्टर नोज मोर देन यू डू, सो आई वुड लिसन टू माई डॉक्टर. मतलब आपको अगर हो गया है तो डॉक्टर की सलाह ही बहुत ज़रूरी है और उसकी जैसे वो बोलते हैं आपको वैसे ही फ़ॉलो करना है। चाहे वो डाइट है, चाहे वो मेडिसिन है, तो अगर आप मेडिसिन पे आ गए हैं तो डॉक्टर के कहने से आप मेडिसिन स्टार्ट कर दें। ये ना सोचें कि हाँ, मेरा था थोड़ा-सा चलो मैंने कंट्रोल कर लिया और मैं ठीक हो जाऊँगी। ऐसा नहीं होता अगर डायबिटिक हो गई है तो मतलब हो गई है। थैंक यू अनीता जी। अनीता जी आप फिर ये बताइए कि अगर मतलब पेशेंट तो हम हो गए, उसके बाद एक प्लान होता है कि डाइट हम कैसे लें? मतलब मेडिसिन तो डॉक्टर ने बता दी, डाइट का कैसे हम अपने आप पे कंट्रोल करके अपने टेस्ट जो हम बरसों से बिगाड़ के बैठे हुए हैं, मीठे खाने का, ये करने का, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? आप अब हमें ये बताइए कि कैसे वहाँ हम कर सकते हैं? हाँ जी, तो जो मेरा रोल है, मैं डायटीशियन होने के साथ-साथ मैं बहुत लंबे टाइम से सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ, और उसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि एवरी 5 ईयर आई हैव टू रिन्यू दैट मेंबरशिप, और उसमें वो बड़ा उसका टफ उसमें एग्ज़ाम है, तो यू हैव टू कीप अप विद ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. तो बीइंग डायबिटीज़ एजुकेटर मेरे पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो जाती है. इवन आई एम एबल टू एडजस्ट देयर इंसुलिन, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ medications. If I need to give suggestion to the doctor for a certain patient, I do that. तो I was talking about all those things. Now जो मेरा मेन एक्सपर्टीज है वो इसमें डाइट और एक्सरसाइज में ही है. तो उसमें क्या है कि भई जैसे मैं आम सुनती हूँ, मैं इंडिया में भी अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव किसी से भी बात करती हूँ, तो द ओनली थिंग दैट दे आस्क मी एज़ सून एज़ दे हियर दैट आई एम अ डायटीशियन, सो द ओनली थिंग दैट दे रेफर टू मी फॉर इज़, ओह! हमें डाइट चार्ट दे दो. तो जो मेरा प्रोफ़ेशन है उसमें डाइट चार्ट का बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं है, और उसका मैं रीज़न आपको ये बता देती हूँ कि जब आप अपने लिए ड्रेस खरीदने जाते हो तो आपको बड़ा ही आपका अपना वो रहता है कि भई आपकी अपनी प्रिंट की चॉइस है, मटेरियल की चॉइस है, और आपका अफोर्डेबिलिटी, कितना पैसा आप उस पर खर्च करना चाहते हो इस टाइम पे, राइट? तो और साइज़ आपका मतलब ये तो नहीं है कि आप जब जाओगे खरीदने तो मेरे साइज़ का ले आओगे, आप अपने साइज़ का लाओगे ना। तो इसीलिए डाइट चार्ट एक यूनिवर्सल चीज़ नहीं हो सकती, इट्स वेरी पर्सनल थिंग. तो इसमें तो आपके आपके हिसाब का होना चाहिए. नॉट ओनली द डाइट चार्ट, इवन इफ वी टॉक अबाउट द टारगेट ब्लड शुगर नंबर्स, वो भी आपका कस्टमाइज्ड है. उसमें भी ये नहीं है कि भी एक नंबर बता दिया ये सब के ऊपर लागू होगा. तो लेट्स गो बैक टू द डाइट चार्ट थिंग फर्स्ट. तो डाइट चार्ट में मैं मेरा जो रोल है, मैं क्या करती हूँ कि पहले उस बंदे को समझती हूँ. नॉट ओनली कि मैं उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी, कंटेंट्स, बट ऑल्सो उसको ये प्रोसेस से भी आगाह करवाऊँगी कि भई आपने अगर वेट कम करना है तो उसमें भाई आप क्या कर आपका जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, एंड हाउ आई कैन बी अ सपोर्ट इन दैट. तो ये पूरी जर्नी है मेरे साथ उन पेशेंट्स की. इट्स नॉट वन टाइम डील, इट्स नॉट दैट प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच दैट वी यूज कोलैबोरेटिव अप्रोच. प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि भाई ऐसे नहीं है कि भाई आपको सर दर्द हुआ तो आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एक आपके पेन किलर लिख दिया और आपने वो ले लिया. तो ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डाइट की, ये कोलैबोरेशन है. कोलैबोरेशन में क्या है कि भाई आप ड्राइविंग सीट में हो, आप ड्राइव कर रहे हो, मैं तो सिर्फ आपको नेविगेट करने में, आपको रास्ता बताने में हेल्प कर रही हूँ. तो फिर अगेन डाइट चार्ट डजंट वर्क फॉर दैट सिचुएशन आइदर. तो मैं उसको पूरा अंडरस्टैंड करके भी उसकी क्या आदतें हैं, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है. मैं ऐसे नहीं देखती कि उसके ब्लड शुगर नंबर जो है फास्टिंग के 180 चले गए हैं. मैं ऐसे देखती हूँ उस बंदे को पूरे टोटल इन्वायरमेंट में वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी इनकम क्या है, उसकी लिटरेसी लेवल क्या है, उसकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, उसकी कुकिंग स्किल्स क्या है, और
और जब भी मैं बात करूँगी तो उसको कितना समझ आ रहा है जो मैं बात कर रही हूँ, तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो उसको वज़न कम करना है तो कहाँ से शुरू करना है, कौन-सी चीज़ें उस बंदे को मुश्किल लगती हैं, आसान लगती हैं। एक तो ये पीस है डाइट चार्ट का। और एक बड़ा पीस फिर जब वंस आई अंडरस्टैंड दैट पर्सन, सो उस बड़े पीस में मैं क्या करती हूँ कि देन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फूड्स, कैसे अलग अलग फूड आपके लिए काम करते हैं। क्योंकि मान लिया ये जो बंदा जो डाइट चार्ट मुझसे मांग रहा है, मान लिया वो इंसुलिन ले रहा है और मैंने उसको बता दिया, मुझे कुछ जानकारी नहीं है जब उस बंदे को वजन कम करना है नहीं करना है, हैप्पी है उस वजन से, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो मैं उसको ऐसे पोर्शंस को कम करके या ज़्यादा करके, या मैं उसको यहाँ पर सेफ्टी का जो सबसे बड़ा जो है ना, सेफ्टी होनी चाहिए। मैं कोई भी एडवाइस देती हूँ, मान लिया इंसुलिन ले रहा और मैंने उसका खाना कम करवा दिया, और आपने सुना होगा बहुत बार वो बोलेंगे भाई मैंने तो रोटी खानी बिल्कुल बंद कर रखी है। तो अगर इंसुलिन ले रहा है तो शुगर्स कैन गो लो, और हाई ब्लड शुगर डज नॉट किल यू दैट इंस्टेंटली, बट लो कैन। Low blood sugar, if you're taking insulin, 1, 2, 3, you're on the floor. तो ये बड़ा रिस्की है बिजनेस। तो जैसे मैं किसी पार्टी में भी होंगी, वो अपने पूछेंगे यार क्या करती है डाइटिशियन, वो मेरे को चार्ट दे दे। नो, ये सब्जी बेचने वाले का काम के जैसा काम नहीं है कि भाई मैं उसको, आपने खरीद रोका और सब्जी खरीद ली। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड स्किल एंड यू कैन नॉट जस्ट गिव दैट चार्ट। If someone is doing it, it's not correct. So that has to be customized to your taste, your preferences, your level, where you stand in the family, what control do you have on your food. So बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप कोई ऐसा बंदा देखें डाइटिशियन जिसके पास ये स्किल है, उसके साथ मतलब कि ऑन गोइंग वर्क है ये जो आप उसके साथ करो, वन टाइम डील नहीं है। तो डाइट चार्ट is very like in a later stage when I understand, you understand, and then we make a plan, and even उसमें जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, बैरियर्स हैं, वो सारे भी डील करने के बाद फिर ओके नाउ यूर एट अ स्टेज, लेट्स लुक इनटू कि भाई आपको पूरा दिन क्या खाना चाहिए। उसके लिए कई बार मैं उनको ऐसे भी बोलती हूँ भाई चल मेरे को एक हफ्ते का अपना सारा जो है ना फूड डायरी भेज, उससे मेरे को बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस बंदे का किस तरह की आदतें हैं, क्या किस तरह की कुकिंग स्किल्स हैं, किस तरह की अफोर्डेबिलिटी है, तो वो बहुत उसमें इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनीवन कैन थिंक ऑफ। So I don't know if I was able to answer that question. मतलब समझ सकती हूँ मैं आपकी बात कि पेशेंट अगर डाइट चार्ट मांगता है तो पहले वो अपने डाइट का हिसाब डॉक्टर को दे या डाइटिशियन को दे कि मैं ऐसी ऐसी डाइट पहले खा रहा हूँ, और आप अब हमें मुझे बताइए कि मैं शुगर पेशेंट तो हो गया हूँ, तो मुझे इसमें से क्या हटाना है और क्या रखना है, और हाँ, ताकि मेरा टेस्ट भी डेवलप रहे और मैं हेल्दी भी रहूं। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि बिना किसी बात के चार्ट नहीं बनता, चार्ट आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही बनता है। or not only that, if anyone asks me, I have to ask this person, what is the test report for your latest blood results, आपके नंबर क्या है, कहाँ आप स्टैंड करते हो, और आपका वेट के क्या कंसर्न है, और आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हो। तो उससे मैं ये कोऑर्डिनेट करती हूँ कि भी इन दवाइयों के बाद भी इस बंदे के नंबर अगर ये हैं, कितने टाइम से उसको डायबिटीज है, कितनी उसको नॉलेज है। तो very specialized work that you need to do with somebody who has diabetes is not just that piece of paper that you give to everyone. It does not work like that. तो मैम ये तो चार्ट डाइट की बात हुई, इससे अलग अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज उस बंदे की बताना चाहें कि अगर पेशेंट है मतलब, तो उसको किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए कि ताकि वो उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। So I don't know how much time do you have. Before I get to the physical activity, I wanted to talk just for a second to share my screen to show how should the meal look like, some very basic things so that I can connect this to the physical activity. Okay, so very quickly, I wanted to give you some very like basic information. Most of your meals should look like this plate. So, and you can download it from the Harvard University Nutrition Department. I can share this with you.
नॉट अ प्रॉब्लम। सो इसमें जो खास बात देखने की ये है कि भई ये 8 इंच की प्लेट है, कोई भी बड़ी थाली नहीं है 16 इंच की और 18 इंच की, ये 8 इंच की है। अगर 8 इंच का आपको अंदाज़ा नहीं है तो पूरी आप अपनी गिट उसमें फैलाओगे तो वो आपकी लिटिल फिंगर की टिप से और थंब की टिप तक की होगी, तो ये इसका साइज़ है। तो इसमें क्या हम बताते हैं कि भी आधी जो है ये वेजिटेबल्स से भरी होनी चाहिए, उस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सो ज़्यादा वेजिटेबल्स और कम फ्रूट्स। और उसके एक चौथाई हिस्सा आपके ग्रेन्स और स्टार्चेस, आलू, शकरकंदी, आपकी रोटी, चावल, सीरियल, ऑल ऑफ दोज ओनली एक चौथाई स्मॉल पोर्शन। और अगला एक चौथाई हिस्सा आपका प्रोटीन से भरा होना चाहिए फॉर मोस्ट ऑफ योर मील्स। और प्रोटीन्स में अगर आप मीट, फिश सब खाते हो तो वो आ जाएंगे, नहीं अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपकी सारी दालें, आपके नट्स और सीड्स ये आ जाएंगे उसमें। तो और टू कंप्लीट दिस मील अ ग्लास ऑफ वाटर और यू कैन जस्ट ऐड सम योगर्ट और मिल्क। सो ऐसे आपकी प्लेट दिखनी चाहिए। तो ये तो था वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट फूड। एंड नाउ जब आपने ये मेरे को बोला कि भी एक्सरसाइज का क्या है, तो जिस जिस हिसाब से मैंने डिफरेंट फूड ग्रुप्स को अहमियत दी है, भी ज़्यादा हिस्सा आपके खाने का सब्जियां होनी चाहिए, उसमें कुछ फ्रूट्स भी हो सकते हैं, और कम आपके अनाज और आपका प्रोटीन जो है वो थोड़े कम की ही आपको ज़रूरत होती है। तो इसी हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी की भी गाइडलाइंस हैं मेरे यहाँ। हेल्थ कनाडा की गाइडलाइंस हैं कि भी 30 to 60 minute minimum moderate to vigorous physical activity most days of the week। तो जो ये सेंटेंस है वेरी पॉलिटिकली फ्रेज्ड है। सो 30 to 60 मिनिमम, तो ऐसे नहीं है कि 30 मिनट काफी है, तो 30 से 60 मिनट तक मिनिमम है। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो इवन बेटर है। और फिर उसकी इंटेंसिटी है कि भी मॉडरेट टू विग्रेस। अगर मैं मान लिया कहीं वेयर हाउस में काम करती हूँ तो सारा दिन मेरे पैरों पे मैं चलती रही, तो उसमें वॉकिंग तो मेरी होगी, 10,000 स्टेप भी हो जाएंगे, 15,000 स्टेप भी हो जाएंगे। मगर प्रॉब्लम उसमें क्या थी, इंटेंसिटी नहीं थी। तो इंटेंसिटी का मतलब ये है कि भाई जब आपको लगे ना आप कुछ कर रहे हो, हार्ट रेट जब बढ़ता है, व्हेन यू लूज ब्रेथ हियर एंड देयर, थोड़ा एक आधा बार सांस चढ़ जाए, वो है लेवल उस फिजिकल एक्टिविटी का। तो मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी है मोस्ट डेज ऑफ द वीक। जैसे आप रोज खाना खाते हैं ना, उसी तरह से रोज एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो ये तो थी, ये हमारी ये जो गाइडलाइन है। नाउ उसमें एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए, जैसे प्लेट पे था भी सब्जियां ज्यादा थी, उसी तरह से जो ज्यादा एक्सरसाइज है उसको हम एरोबिक या कार्डियोवेस्कुलर एक्टिविटी बोलते हैं। एरोबिक कार्डियोवेस्कुलर का मतलब है कि भाई जिसमें आप मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इस्तेमाल करते हो, आपकी वॉकिंग, रनिंग, स्टेयर वॉकिंग, घास काटना, सो वो सारे सीढ़ियां चढ़ना, वो सारी एक्सरसाइज उसमें कार्डियोवेस्कुलर में आ जाएगी या एरोबिक एक्सरसाइज में आ जाएगी। तो मेजोरिटी जो है आपकी एक्सरसाइज, मान लिया आपने डिसाइड कर लिया अभी मैंने 1 घंटे की एक्सरसाइज करनी है हर रोज, तो 1 घंटे में से 40 मिनट आपकी होगी उसकी, और 10-10 मिनट आप जो दो और हैं, एक फ्लेक्सिबिलिटी हम बोलते हैं और दूसरी हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एक्टिविटी। फ्लेक्सिबिलिटी में जैसे डांस करना है, योगा करना है, स्ट्रेचेस करने हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी में आ गए, जहां आप रेजिस्टेंस बैंड से भी करते हो, किसी भी चीज को इस्तेमाल करके करते हो। और फिर है स्ट्रेंथ एक्टिविटी। स्ट्रेंथ एक्टिविटी में कोई भी वेट लेकर आप चलते हो, मान लिया आप घर बाहर से सामान लेकर आए, कार में से निकाल रहे हो, या आपने बच्चा गोदी में उठा रखा, आप वॉक करने चले गए, टू मी दैट्स अ स्ट्रेंथ एक्टिविटी। तो जहां पर वेट से, या कोई कोई लोग पुशअप्स करते हैं जो अपने बॉडी वेट इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करते हैं, तो ये डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए। 30 मिनट कम से कम, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। तो जितना आप कर सकते हो मोर ऑन रेगुलर बेसिस। और इसमें ये नहीं है कि भी मैंने हेल्दी खाना तभी खाना है जब मैं बीमार हो जाऊं। सो हेल्दी खाना तो मतलब डायबिटीज की कोई स्पेशल डाइट नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज ईट हेल्दी, और उसके लिए ये वेट करने की जरूरत नहीं है कि जब आपको डायबिटीज हो जाए जब भी आपको हेल्दी खाना है। वो उसके लिए वेट नहीं करना, वो तो स्टैंडर्ड है, सब हेल्दी खाना है और एक्सरसाइज भी रेगुलरली करनी है। एक्सरसाइज जो है ना,
एक अच्छा एंटी डिप्रेसेंट है विदाउट एनी साइड इफेक्ट. सो नॉट ओनली इट कीप्स यू हेल्दी फिजिकली, इट ऑल्सो कीप्स यू हेल्दी mentally. So really most important thing. If it's raining and my partner says, oh, are you still going for that bike ride or still going for that walk, it's raining outside, then my answer would be, I mean, I'm still going to eat all day around, so I should be doing my exercise. बहुत अच्छी बात कही अनीता जी आपने कि एक्सरसाइज़ भी उतनी ज़रूरी जितना ज़रूरी खाना है। तो अगर हम खाते हैं तो एक्सरसाइज़ भी करनी चाहिए। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत ही आपने लाभदायक जानकारी दी है। दर्शकों को बहुत फ़ायदा होने वाला है आपकी इस जानकारी से। इतनी अच्छी बातें आपने बताई हैं। आपका आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए और आपकी जो इतनी ज्ञानवर्धक बातें हैं, हम फिर से आपसे ग्रहण करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर No कमिंग। problem, I will be always happy to share. थैंक यू। Thank you.